नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत गद्य विकास को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, गद्य यानी कि हिंदी गद्य का विकास। और हिंदी गद्य के विकास की बात करें तो हिंदी साहित्य में गद्य का विकास किस रूप में हुआ है उसे ही हिंदी गद्य का विकास कहा जाता है, जिसके क्रम में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अद्योतन सूरी जी को। अद्योतन सूरी ने क्या किया, सन 778 ईस्वी में कुबलय माला नामक एक गद्य कृत की रचना की। तो दिमाग में रखिएगा, अद्योतन सूरी ने क्या किया, 778 में 778 है ना, 778 या 778 ईस्वी में क्या किया, कुबलय माला नामक एक गद्य कृत की रचना की। ठीक है ना। और इसी से मिलती जुलती एक और रचना है कुबलय यामा, और उसके लेखक हैं अप्पय दीक्षित। कौन है, अप्पय दीक्षित। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अद्योतन सूरी की क्या है, कुबलय माला। कैसे दिमाग में बैठाएं, तो दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अद्योतन, तन भार, तन माने होता है शरीर, तो तन में शरीर में क्या बोले, कुबलय की माला। दिमाग में रख लीजिएगा कि जहाँ पे देखिएगा तन और उसमें देखिएगा माला, तो आप उसके पास पहुँच जाइएगा कि अद्योतन सूरी की रचना जो है वो कुबलय माला है, जबकि कुबलय यामा रचना जो है अप्पय दीक्षित की है। ठीक है। चलिए, अब आज के बाद ये कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। तो अद्योतन तन पर क्या रखें, बोले 7-7, कौन 7-7 8, क्या करिए, माला रखिए, है ना। और गद्य की ये रचना है, और गद्य की रचना करो। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि भैया क्या करो, अद्य माने आज क्या कर लो, तन पर क्या करिए, 7-7 क्या करिए, 8 ठे माला रख लीजिए और गद्य की रचना करिए। बस दिमाग में इसे बैठा लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। आगे एक रचना और आप देख पा रहे हैं जो कि 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास की रचना है, और इसके कवि हैं रोडा कवि। तो रोडा कवि की रचना है राउल बेल, है ना, नामक एक ग्रंथ की रचना की गई है। अब इसे कैसे दिमाग में रखें, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो 10-11 दिमाग में रखिए, 10-11 क्या बोले सर, बेल 10-11 बेल कहाँ, बोले रोड पर हैं। तो रोड पर देखते होंगे ना, रोड माने जिसे आप कहते हैं सड़क, तो रोड को रोड फार रोडा, बेल फार राउल बेल। अब 10-11 माने 10वीं 11वीं शताब्दी की रचना है, और कहाँ, रोड पर। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि 10-11 बेल कहाँ, रोड पर दिखाई देते हैं, यानी कि रोड के अगल बगल में 10-11 क्या हैं, बेल हैं, बेल के पेड़ हैं, कहाँ, रोड के। तो दिमाग में रख लीजिएगा 10वीं 11वीं शताब्दी में रोड फार रोडा कवि, बेल फार राउल बेल ग्रंथ है। ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं कि जो ये राउल बेल है ये गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है। ठीक है ना, और प्राचीनतम हिंदी की कृति है। तो देखिए चंपू काव्य है। अब जो बेल है क्या है, वो गद्य पद्य दिमाग में रखिएगा, यद कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। और क्या करते हैं लोग, रोड से बेल को तोड़ते हैं और चंपू हो जाते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या, कि रोड पर 10-11 ठे क्या हैं, बिल्कुल बेल हैं, और बेल को कौन बता रहे हैं कि गद्य पद करके लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं और उसको लेकर के चंपू हो जाते हैं। यानी कि गद्य और पद दोनों में लिखा गया कि चंपू काव्य है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों में है, गद्य और पद दोनों में है। ठीक है। चलिए, और क्या है, कह रहे कि ये जो राउल बेल है एक शिलांकृत कृति है। शिलांकृत माने शिला पर लिखी गई है, पत्थर पर लिखी गई कृति है। अब देखो भैया, अगर बेल को आपको तोड़ना है, रोड पर है, कहाँ पर, 10-11 रोड पर है, और लोग क्या कर रहे हैं, यथातथ से तोड़ेंगे, फिर उसको लेके चंपू हो जाएंगे। तो कैसे तोड़ोगे, तो बेल को तोड़ने के लिए शिला चाहिए, पत्थर चाहिए, और उस पत्थर से क्या करते हैं लोग, फेंक करके तोड़ते हैं। तो ऐसे मोटा मोटा क्लू बना लीजिएगा कि रोड पर बेल है, बेल पर लोग शिला मारते हैं, शिला मार करके जो क्या है, जब बेल गिरता है तो बेल लेकर के क्या हो जाते हैं, चंपू हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया, बेल को कैसे तोड़ेंगे, शिला से तोड़ेंगे, शिलांकित यानी कि शिला पर अंकित है। चलिए, लिखा गया है। आगे बात करते हैं कि इसी रोल बेल में यानी कि राउल बेल में क्या होता है कि हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन की जो श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है, किससे, राउल बेल से। अब देखिए राउल बेल में क्या हो रहा है, नखशिख, ठीक है ना, नखशिख राउल बेल, यानी कि नखशिख वर्णन की परंपरा कहाँ पे होगी, राउल बेल में होगी, राउल बेल में। अब बेल को क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति बेल को पा गया तो क्या कर रहा है,
उस बेल को नख और शिख पर सब जगह लगा करके श्रृंगार कर रहा है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना, यह बन जाएगा। और क्या हो रहा है, राउल बेला हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। तो दिमाग में रख लीजिएगा भैया, बेल जो है सबको बहुत बहुत प्रिय है ना, 7 बोलियों में, और राजस्थानी को ज़्यादा प्रिय है, अधिक प्रिय है। ठीक है, एक बार फिर मोटा मोटा देख लीजिएगा, क्या बताए, रोड पर 10-11 क्या है ना, रोड पर 10-11 क्या है, बेल है। अब उस बेल को क्या करते हैं, है ना, यद पद के लोग यानी गद्य पद में इसको तोड़ते हैं, किससे, शिला से तोड़ते हैं और चंपू हो जाते हैं लेकर के, और ले जाते हैं तो क्या करते हैं, नख और शिख पर लगा करके श्रृंगार करते हैं, किसको, राहुल बेल को। और बेल में क्या बोले, 7 बोलियां हैं, राजस्थानी ज़्यादा प्रिय है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि बेल है ना 7 बोलियों, राजस्थानी को ज़्यादा प्रिय है, ऐसे दिमाग में रखिएगा, नहीं जानी ज़्यादा है, प्रधानता राजस्थानी की ज़्यादा इसमें है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक और रचना आपको दिखाई दे रही है कि जिसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। हिंदी के प्रथम गद्य ग्रंथ है। तो दिमाग में रखिएगा कि हिंदी का प्रथम ग्रंथ, गद्य ग्रंथ कौन, गद्य ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है ना। अब उक्ति व्यक्ति प्रकरण की जो रचना किसने की है, तो महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित थे जिनका नाम था दामोदर। उस शर्मा ने क्या किया, दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया है, जो कि उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है ना। और इसी उक्त व्यक्ति प्रकरण को हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोतीचंद ने क्या किया, उक्त व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। अब देखिए दिमाग में रखिएगा, अब क्या है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, क्या है, प्रथम गद्य ग्रंथ है। तो देखिए दिमाग में रखिएगा, उक्त व्यक्ति प्रकरण प्रथम गद्य ग्रंथ है, जो कि क्या है, बताए सर, बहुत दमदार है। दमदार फार यानी कि दामोदर जी की रचना है। और क्या करो, इसको दोबारा पढ़ो, दोबारा बार बार पढ़ो, दोबारा बार बराबर, है ना, यानी कि 12 में। दिमाग में रख लीजिएगा कि उक्त व्यक्ति का प्रकरण क्या है, बोले बहुत दमदार है, इसको क्या करो, दोबारा पढ़ो, दोबारा माने 12 में, 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। ठीक है ना। और क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है, तो व्याकरण है ना। तो देखिए प्रकरण क्या होता है, व्याकरण का प्रकरण कैसा है, दमदार है, इसलिए क्या करो, उसको दोबारा पढ़ो। ठीक है। और क्या है, ये व्याकरण ग्रंथ क्या है, बता रहे हैं भैया, हजार क्या है, मोती जैसा है। हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोती फार मोतीचंद, है ना, क्या करते हैं, हजार मोती की तरह क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोतीचंद ने उक्त व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर की रचना है, दमदार है, 12वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया है, उसको एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा क्या, कि बोले उक्त व्यक्ति प्रकरण क्या है, गद्य का प्रथम ग्रंथ है ना, कैसा है, बहुत दमदार है। दमदार होने के साथ साथ क्या है, व्याकरण का ग्रंथ है। और क्या है, बिल्कुल हजार मोती के जैसा इसका प्रकरण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोतीचंद ने क्या किया, उक्त व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। ठीक है, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं कि बण रत्नाकर एक मैथिल कवि जिनका नाम है ज्योतिश्वर ठाकुर ने इसकी रचना की है। तो बण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, ठीक है ना, क्या है, बता रहे हैं कि ये मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है, मैथिली। ठीक है ना। और बण रत्नाकर का ढांचा बात करें तो विश्वकोशात्मक है, यानी कि विश्वकोश है। अब देखिए क्या दिमाग में आया, बोले भैया बण, अगर बण को पढ़ना है तो बण को ज्योति में पढ़ो, बण फार बण रत्नाकर, ज्योति में ज्योति फार ज्योतिश्वर ठाकुर, में फार मैथिली कवि, यानी कि मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि बण को अगर पढ़ना है तो ज्योति में पढ़ो, ज्योति फार ज्योतिश्वर ठाकुर, में फार मैथिल कवि, यानी कि मैथिली भाषा में लिखा गया है। क्या है, ये विश्वकोश है। और देखिए बण से बण क्या है, एक शब्दकोश है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, और शब्दकोश क्या होता है, विश्वकोश होता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि बण क्या है, एक विश्वकोश है। तो दिमाग में रखिएगा कि भैया क्या करिए, बण को ज्योति में पढ़िए, ज्योति में तो ज्योति फार ज्योतिश्वर ठाकुर, में फार मैथिल में, बण फार बण रत्नाकर। तो बण को ज्योति में पढ़िए, और बण क्या होते हैं, विश्व कोश होते हैं, विश्व के कोश होते हैं। ऐसे दिमाग में रखेंगे, आसानी से बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं कि वस्तुतः हिंदी गद्य का जो क्रमबद्ध इतिहास है वह 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है ना। तो हिंदी गद्य का जो क्रमबद्ध इतिहास अगर देखा जाए तो 19वीं शताब्दी के आसपास से प्रारंभ होता है। ठीक है। और आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे, जिनमें राजस्थानी गद्य था,
दूसरा ब्रजभाषा गद्य और तीसरा खड़ी बोली गद्य। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या था। बता रहे हैं कि आधुनिक काल या 19वीं से पूर्व क्या था, केवल खबर थी, खबर थी। क्या गद्य की क्या थी, गद्य की खबर मिलती थी। खा फार आप कह सकते हैं खड़ी बोली, बा फार बिल्कुल ब्रजभाषा में, रा फार राजस्थानी। तो दिमाग में रख लीजिएगा आधुनिक के पूर्व जो है 3 रूप प्रचलित थे, खड़ी बोली गद्य का, ब्रजभाषा गद्य का और राजस्थानी गद्य का रूप प्रचलित था। ठीक है ना, 19वीं शताब्दी के पहले। ठीक है, चलिए अब हिंदी गद्य के ये जो तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य सबसे प्राचीनतम है। ठीक है ना, राजस्थानी सबसे प्राचीनतम है। खबर में खाफार खड़ी बोली गद्य, बाफार ब्रजभाषा गद्य, राफार राजस्थानी गद्य। तो राफार राजस्थानी गद्य जो है वो सबसे प्राचीनतम गद्य माना गया है। ठीक है, और कह रहे हैं कि राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ था। 10वीं में राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। अब राजस्थानी गद्य की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें एक धनपाल कथा है 14वीं सदी में लिखी गई, तत्व विचार 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। आगे देख रहे हैं पृथ्वी चंद चरित या वाग विलास, है ना, 1421 ईस्वी में लिखी गई है, जिसके लेखक हैं माणिक चंद सूरी। तो ठीक है ना, कैसे दिमाग में रखेंगे, कभी कभी रचना परीक्षा में पूछी गई है कि पृथ्वी चंद चरित या वाग विलास किसकी रचना है। ठीक है ना, तो माणिक चंद सूरी की। तो पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी में चंद क्या है, माणिक्य है, पृथ्वी में माणिक्य है। और वाग विलास ऐसा करिए कि माणिक्य मिल जाए, माणिक्य माने मोती मिल जाए। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि पृथ्वी में क्या है, बोले सर पृथ्वी में माणिक्य है, वाग विलास में माणिक्य है। यानी कि माणिक फार माणिक चंद सूरी क्या है, इसके लेखक हैं। अगली जो रचना है राजस्थान की, वो है राजस्थानी भाषा में पंचाख्यान, 1847 में लिखा गया है, फतेह बैरागी। तो दिमाग रख लीजिएगा कि पंचाख्यान के लिए क्या करो, फतेह करो। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि पंचाख्यान के लिए फतेह करो, ऐसे दिमाग में बैठाएंगे, आसानी से बैठ जाएगा। ठीक है, अब आगे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात सम्मत 1400 यानी कि 1343 ईस्वी से माना है ना। तो आपने क्या देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1400 विक्रम सम्मत या 1343 ईस्वी से गद्य परंपरा का सूत्रपात इन्होंने माना है। ठीक है, आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने सम्मत 1400 के आसपास किया था। दिमाग में रखिएगा और यह प्रश्न बनता है। ठीक है ना, किसके अनुसार, शुक्ल के अनुसार। शुक्ल जी के अनुसार सबसे पहले ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग किसने किया, तो गोरखपंथ योगियों ने किया। कब किया, सम्मत 1400 के आसपास किया था। इस चीज को दिमाग में रखें। ठीक है, आगे बता रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज राजसो में वचनिका जो कि शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। तो कैसे दिमाग में रखेंगे, वीरेंद्र नाथ, पृथ्वीराज राजसो में, बा से वीरेंद्र, बा से वचनिका। तो वीरेंद्र नाथ ने वचनिका, किसकी वचनिका, बोले पृथ्वीराज राजसो की वचनिका को जो उपलब्ध है ना, गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि ब्रजभाषा का प्राचीनतम रूप किसने, वीरेंद्र ने माना। किसको माना, वचनिका को माना। अब वचनिका किसकी, पृथ्वीराज राजसो की। ठीक है, चलिए अब आगे महाप्रभु जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र जिनका नाम विट्ठलनाथ ने ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन। ठीक है ना, श्रृंगार रस मंडन। तो दिमाग में रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं ये सब हैं, परीक्षा में पूछी जाती हैं। किसका, बोले विट्ठल का। श्रृंगार रसमंडन कौन, विट्ठल। विट्ठल क्या करते हैं, विट्ठल श्रृंगार रसमंडन, श्रृंगार रसमंडन। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि विट्ठ पर क्या करो, श्रृंगार रस का मंडन करो, विट्ठल पर श्रृंगार रस का मंडन करो, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे विट्ठलनाथ की अन्य रचनाएं हैं जिनमें यमुनाष्टक है और नवरत्न सटीक है। तो विट्ठल पर क्या करो, पहले तो श्रृंगार करो, और श्रृंगार करोगे तो यमुनाष्टक मिल जाएगा कहाँ, विट्ठल पर, और नवरत्न सटीक रूप से आपको काम करेंगे, नवरत्न मिल जाएंगे, सटीक नवरत्न। ठीक है, किसको, विट्ठल को। तो विट्ठल क्या करते हैं, यमुनाष्टक करते हैं और नवरत्न सटीक रखते हैं। ठीक है, चलिए अगली बड़ी प्रसिद्ध रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता। और इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं विट्ठलनाथ के पुत्र है ना, गोकुल नाथ जी हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा बल्लभ के हुए विट्ठल और विट्ठल के हुए गोकुलनाथ जी।
तो गोकुलनाथ ने क्या लिखा, 84,252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। कैसे दिमाग में रखें, तो बताइए भैया कुल कितने गो, बोले कुल गो 84,252 गो, कुल कितने 84,252। वार्ता कितनी वार्ता, बोले कुल वार्ता, कुल फार गोकुलनाथ जी, कुल फार गोकुल, ठीक है ना। कुल गो कितनी है, बोले कुल गोल 84 और 252, है ना। यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव वार्ता के लेखक जो हैं गोकुलनाथ जी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की जो महिमा है प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं, किसमें, 84 वैष्णव वार्ता और 252 वैष्णव वार्ता में, ठीक है। और इसका रचना काल बता रहे हैं 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना गया है, ठीक है। आगे है नाभादास जी ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक एक ब्रज भाषा में पुस्तक लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो दिमाग में रखिएगा कि नाभा की कौन, अष्टयाम, नाभा अष्टयाम, बोले अष्टयाम खाओगे, बोले नाभा, है ना। कब, कितना, 1660 अष्टयाम, बोले अष्टयाम, आठों याम, अष्टयाम खाओगे, बोले नाभा है, 1660 में लिखा गया, ठीक है। और क्या है, भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया, इसे भी ध्यान में रखिएगा, है ना। जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, ब्रज में राम की दिनचर्या है, ठीक है। चलिए आगे बता रहे हैं कि ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित कवि थे बैकुंठ मणि शुक्ल ने संमत 1680, है ना, संमत 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महत्तम, है ना, अगहन महात्म्य एवं वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी, ठीक है ना। किसने, बोले बैकुंठ मणि ने क्या किया, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी है। कैसे दिमाग में बैठा है, तो दिमाग में बैठा लीजिए, बोले बैकुंठ कब, बोले अगहन और वैशाख में जो व्यक्ति क्या करेगा, मर जाएगा, यानी कर दीजिए पुस्तक लिखेगा, रचना करेगा, वो सीधा बैकुंठ जाएगा। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि अगहन वैशाख में क्या करोगे, अगर कोई रचना करोगे, कोई पुस्तक लिखोगे, तो अगहन महात्म वैशाख महात्म, अगहन में और वैशाख में अगर कोई पुस्तक लिखोगे तो आप सीधे बैकुंठ जाओगे। बैकुंठ मण शुक्ल के द्वारा लिखा गया क्या है, ये दो पुस्तकें हैं, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। तो अगहन और वैशाख में क्या होगा, अगर आप कोई रचना लिखोगे तो बैकुंठ जाओगे, और ये भी कह सकते हो कि जो मरता है ना वो सीधा बैकुंठ जाता है। जैसे भी दिमाग में रख लीजिए कि अगहन वैशाख में कोई व्यक्ति मरा है तो बैकुंठ जाएगा, मतलब बैकुंठ मण शुक्ल की रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे हैं सूरत मिश्र, बात करें सूरत मिश्र ने संमत 1767 ईस्वी में, संमत 1767 में बैताल पचीसी नामक पुस्तक लिखी है। तो देखिए सूरत किसकी होती है, बोले सूरत तो भैया सूरत माने जान ही रहे हैं, शक्ल है ना। तो सूरत कैसी, बोले बैताल की। तो बैताल की सूरत कैसी, एकदम 25-25 ही है, 25-25 ही है ना, 25-25 ही है। तो बैताल की सूरत, बैताल 25 सूरत, बैताल की सूरत 25-25 ही है, तो सूरत रखिएगा, ठीक है ना। और कब लिखा गया है, 1767 में, 1767, ठीक है ना। और इसी जो बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से लेकर के इसकी रचना की गई है। तो इसके जो मूल लेखक अगर बात की जाए तो बैताल पचीसी के शिव हैं, है ना। बैताल को शिव ही सजा देंगे ना, तो दिमाग में रखिएगा, उस रचना से लिया गया है। आगे बता रहे हैं कि बैताल पचीसी का जो खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद किसने किया, खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर के लल्लू लाल ने बैताल पचीसी 1801 ईस्वी में किया, ठीक है ना। अब देखिए बैताल की सूरत मिश्र, बैताल शिव, है ना, आपने देखा शिवदास की रचना है। और बैताल पर कौन, बोले बैताल पर फिर कौन, मजहर अली के साथ मिलकर के कौन, लल्लू लाल ने बैताल पचीसी लिखी। कब, 1801 ईस्वी में लिखी। तो लल्लू भी एकदम बिल्कुल इनकी भी सूरत दिमाग में रखिएगा, है ना, बैताल जैसी है ना, मजहर के साथ मिलकर के लिखते हैं 1801 में, इसे भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सम्मत 1852 इन्हीं की बात करें ईस्वी की, तो 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक खड़ी बोली पुस्तक लिखी है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि, है ना, 1852 सम्मत, या आप कह सकते हैं 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की वचनिका लिखा, ठीक है ना।
तो लाला, लाला ने क्या किया, आईने अकबरी की बचनिका लिखा है, इसे भी दिमाग में रखिएगा। आगे दनकौर के निवासी प्रियादास ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र नामक ग्रंथ लिखा और ये राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो देखिए ये रचना कई बार पूछी गई है, प्रियादास की सेवक चरित्र किसकी रचना है? तो सेवक चरित्र, सेवक कौन करेगा? बोले सेवक चरित्र वही है जो प्रिय होगा, जो प्रियदास है ना वो बिल्कुल चरित्र है, वो सेवक है। सेवक कौन होता है? सेवक और दास, प्रिय का दास सेवक होगा, प्रिय का दास सेवक होगा, और सेवक का चरित्र अच्छा होता है, ठीक है ना। 1779 ग्रंथ गद्य में लिखा और राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित हैं, इसे भी दिमाग में रखिएगा। अब देखिए आगे हैं लल्लू लाल, और लल्लू लाल ने क्या किया कि राजनीति जो कि 1802 ईस्वी में तथा माधव विलास 1817 ईस्वी में, ये दो नाम से इन्होंने ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की। कैसे दिमाग में रखेंगे कि लल्लू लाल का क्या, एक तो हुआ राजनीति, दूसरा माधव विलास। तो ट्रिक बना लीजिएगा कि राजनीति में क्या, बोले राजनीति में माधव कौन, लल्लू है, बस दिमाग में रख लीजिएगा। राजनीति इनका एक ग्रंथ है और दूसरा ग्रंथ है माधव, किसका, लल्लू, लल्लू फा लल्लू लाल की दोनों रचनाएं हैं, ठीक है। माधव विलास की बात करें तो माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के जो स्वरूप इसमें चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है ना। तो माधव विलास की बात करते हैं जो कि 19वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है, इसमें सामाजिक जीवन के स्वरूप का चित्रण किया गया है, ठीक है। आगे हैं माणिकलाल ओझा, सन 1828 ईस्वी में सोमन बंसन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना किया है। तो देखिए माणिक क्या है, माणिक तो यही है कि सोमवंश, सोमवंश में क्या है, माणिक है। सोमवंश की वंशावली में माणिक है, दिमाग में रख लीजिएगा कि सोम वंश की वंशावली में माणिक है, ठीक है, माणिक पार माणिकलाल। आगे बात करते हैं खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है, और दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, दहलवी, ज़बान, हिंदुस्तान कई नामों से पुकारा है। तो इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा कि जितने भी खड़ी बोली के गद्य के प्रारंभिक साहित्य है ना मिलता है, तो दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा में हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, दहलवी और ज़बान, हिंदुस्तान कई नाम से इसको पुकारा गया है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर अहते शाम हुसैन ने लिखा है कि इस भाषा में पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रजभाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया और यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई, ठीक है ना। क्या हो गई, साहित्य की भाषा बन गई, और साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जुबान हिंदुस्तान कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। तो ये सब बातें भी दिमाग में रखने योग्य हैं, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे दक्खनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक जिनका नाम है ख्वाजा बंदा निवाज गेदूसराज, जो कि 1318 ईस्वी से लेकर के 1422 ईस्वी माना जाता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि दक्षिण हिंदी की प्रथम गद्य रचना है ख्वाजा बंदा निवाज गेदूसराज, ठीक है ना। अब ख्वाजा बंदा निवाज गेदूसराय की प्रसिद्ध रचना क्या है, वो मिराजुल आस्कीन, ठीक है ना। अब गेदूसराज क्या है, मिराजुल आस्कीन, गेदू मिराजुल लग दीजिएगा, ठीक है ना। अब गेसूद का है मिराजुल, मिलजुल करके, ठीक है ना, मिराजुल। अब इनकी अन्य विकृतियां हैं जिनमें शिकारनामा और तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सहवारा या 12 हमासा, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा ख्वाजा बंदा निवाज का क्या है, शिकारनामा, ख्वाजा बंदा निवाज का क्या है, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा ख्वाजा बंदा निवाज का है, कई बार पूछा गया है, दिमाग में रख लीजिएगा। बंदा क्या है, बंदा बड़ा हिमायतनामा वाला है। बंदा क्या है, बंदा बड़ा शिकारनामा है। बंदा क्या है, बोले
वतुल वजूद वाला है। कौन? बंदा। बंदा फार बंदा निवास गेदुसराज, बंदा हिदायतनामा है, और बंदा रिसाला सह वारा या 12 मासा है। कौन? बोले बंदा, 12 मासा बंदा। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि मिराजुल आस्कीन ने सूफी धर्म का उपदेश दिया है। अब आगे हैं कुतुब मुस्तरी, जो कि मुल्ला वज़ही की प्रमुख रचना है। ठीक है ना, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि कुतुब मुस्तरी मुल्ला वज़ही, कुतुब मुस्तरी मुल्ला वज़ही की रचना है। अब मुल्ला वज़ही ने क्या किया? सन 1625 में सबरस नामक एक ग्रंथ की रचना किया। तो मुल्ला वज़ही सबरस, सबरस कौन? वज़ही लेता, वज़ही। ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि मुल्ला क्या करते हैं? सबरस लेते हैं, सबरस लेते हैं, है ना, दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आगे सबरस को उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना माना जाता है, तो ये भी दिमाग में रखिएगा, सबरस उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना है। ठीक है ना, अब सबरस में क्या है? तसव्वुफ के सिद्धांत को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। क्या है? सिद्धांत है। सबरस में क्या है? तसव्वुफ के सिद्धांत है, उसके प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। आगे बता रहे हैं कि दक्षिणी हिंदी में कुलायाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की है। तो देखिए, कुतुब शाह है ना, कुतुब शाह, और यहाँ पर भी कुतुब शाह को मिला दीजिएगा, आसानी से प्रश्न बन जाएगा। आगे हैं हुसैन अली खां, सन 1838 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? चार दरवेश है ना, तो 4 दरवेश नामक इन्होंने क्या किया? फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया है। चार दरवेश। ठीक है, अब 4 दरवेश का जो अनुवाद हुसैन अली खां ने अपने पुत्रों के लिए किया था। आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। ठीक है ना, तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय के दरबारी कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग चंद छंद वर्णन महिमा। ठीक है, वहाँ से किसने माना? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना कि खड़ी बोली गद्य का विकास यही से हुआ है। ठीक है, आगे बता रहे हैं गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य का रचना जो है सोडी मेहरबान हरजी दयाल अनोमी आदि लेखकों ने किया है। तो देखिए, गुरुमुखी में लिपि बता रहे हैं कि सोडी मेहरबान है, हरजी है, दयाल अनोमी है, इन्होंने किया है। ठीक है, आगे सोडी मेहरबान की बात करें तो 1581 में जन्म हुआ, 1640 में इनकी मृत्यु हुई है। इन्होंने क्या किया है? सचखंड पोथी लिख करके गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। सचखंड पोथी गुरुवाणी व्याख्या किसने? सोडी सच गुरुवाणी। ठीक है ना, सच गुरुवाणी। ठीक है, आगे है सोडी मेहरबान के पुत्र हरि जी ने 3 पुस्तकों की रचना की है, जिनमें पहला है सुस्मनी सह सन राम, जो कि इसको कहा जाता है, परमार्थ भी कहा जाता है। गोसठ मिहिर वानु है ना, गोसठ गुरु मिहिरवानु और पोथी हरजी, इनकी 3 प्रमुख पुस्तक है। दयालु अनेमी की बात करें तो 1675 और 1721 ईस्वी में इनका जन्म मृत्यु समय है। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो अवगत उल्लास 1675 ईस्वी में, अष्टावक्र भाषा 1679 ईस्वी में, और गीता भाषा 1721 में। ये ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं कि जॉर्ज गैरिसन ने R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सन्याल प्रभृति विद्वान जो कि आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताए जाते हैं। ठीक है ना, तो दिमाग में मोटी मोटी बात रखें कि खड़ी बोली के आविष्कार की बात सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल तथा सदल मिश्र द्वारा किया जाता है, ये बताया गया है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और आगे आप देख पा रहे हैं सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल का एक ग्रंथ है पंचांग दर्शन, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो दिमाग में रखिएगा कि मथुरा में क्या? बोले मथुरा में पंचांग का दर्शन होता है और ज्योतिष ग्रंथ है। तो मथुरा पंचांग दर्शन ज्योतिष ग्रंथ, मथुरा पंचांग दर्शन ज्योतिष ग्रंथ, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है,
अब आगे सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शर्मा ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि 1800 में कौन, बोले मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा। तो मथुरा में क्या है भैया, दर्शन करते हैं हम लोग, पंचांग दर्शन मथुरा का पंचांग दर्शन है ना, एक ज्योतिष ग्रंथ दिमाग में रख लीजिएगा। तो दिमाग में आ गया कि मथुरा प्रसाद शुक्ल का पंचांग दर्शन ज्योतिष ग्रंथ। ठीक है, आगे सम्मत 1818 में यानी कि बात करें 1761 ईस्वी में दौलत राम ने हर्षिणाचार्य द्वारा कृत जैन पुराण का भाषा अनुवाद किया। तो ठीक है ना, तो जैन पद्म पुराण का अनुवाद किया है, किसने किया है ना, दौलत राम ने किया है। किसकी कृति है, हर्षिणाचार्य की कृति है। आगे है सम्मत 1818 है ना, और ईस्वी की बात करें तो 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने हर्षिणाचार्य की कृति जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया है। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा कि सम्मत 1818 ईस्वी यानी कि बात करें ईस्वी की तो 1761 ईस्वी में दौलत राम ने क्या किया, जैन पद्म पुराण का अनुवाद किया, जो कि हर्षिणाचार्य की पुस्तक थी। तो दिमाग में रख लीजिएगा जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया, दौलत राम ने। मूल पुस्तक किसकी है, हर्षिणाचार्य की है। तो दिमाग में रख लीजिएगा है ना। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पहलुओं को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।